हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों साइंस से संबंधित एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। जो भी विद्यार्थी एलडीसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी सवाल आपके पूछे गए हैं उन सभी सवालों की यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा रोग एवं मानव स्वास्थ्य हमारा रहने वाला है, जहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है और ये टॉपिक जो है ये आपके सिलेबस में दिया गया है। तो इसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए देखिए, पहला सवाल जो है वो देखिए यहाँ पर, यदि विडाल परीक्षण के लिए किसी मरीज से रक्त का नमूना लिया जाता है तो उसका सकारात्मक परिणाम निम्नलिखित में से किस बीमारी की पुष्टि करेगा। तो यहाँ पर आपको ये बताना है जो विडाल परीक्षण होता है ये किसके लिए होता है, तो ये होता है आपका टाइफाइड के लिए यहाँ पर होता है। बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। विडाल परीक्षण जो होता है ये टाइफाइड बुखार के निदान के लिए एक विशिष्ट साइरोलॉजिकली परीक्षण है, जो कि आपका साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडी की पहचान करता है। तो टाइफाइड किससे होता है आपका, ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। अगला सवाल देखिए, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है। तो कुष्ठ रोग जो होता है ये किसके कारण आपका होता है, तो ये माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है। सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कुष्ठ रोग को जो है ये लेप्रोसी या हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसे हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होता है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, ओरल साबिन पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है। तो जो पोलियो वैक्सीन है, ओरल साबिन पोलियो वैक्सीन, ये किस प्रकार की वैक्सीन यहाँ पर आपकी हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी जीविशीर्ण टीके वाली। कैसी हो जाएगी, जीविशीर्ण टीके वाली यहाँ पर हो जाएगी, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा विज्ञान में इमेजिंग स्कैन का एक प्रकार नहीं है। तो इमेजिंग स्कैन का एक प्रकार यहां पर आपका कौन सा नहीं है, तो एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एसएलवी भी होता है, लेकिन यहां पर ईसीजी नहीं होता है। तो बी यहां पर जो है ये आपका गलत हो जाएगा। ईसीजी जो है ये आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हृदय की विद्युत गतिविधि को मापने वाला एक डायग्नोस्टिक टूल होता है। ये इमेजिंग की तरह कार्य नहीं करता है, तो यहां पर बी आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन आपको यहां पर करना है। तो यहां पर आपको बस सुमेलित करना है, जैसे वायरस जनित रोग यहां पर कौन सा है, जीवाणु जनित कौन सा है, प्रोटोजोआ जनित कौन सा है, तो कुपोषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है। तो ये ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो, अलग अलग ट्रिक्स जो है ये आपने बना रखी होगी। तो यहां पर देखिए कौन सा आंसर आपका सही होगा वो आपको बताना है। तो वायरस जनित रोग में कौन सा आपका आ जाएगा, तो वायरस जनित रोग में तो आपका चिकन पॉक्स यहां पर आ जाएगा। तो फर्स्ट में आपका क्या होगा, यहां पर डी हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर बात की जाए आपकी जीवाणु जनित रोग में आपका कौन सा आ जाएगा, तो तपेदिक जो है ये आपका जीवाणु जनित रोग में आ जाएगा। ठीक है, मलेरिया किस में आ जाएगा, तो मलेरिया आपका प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसके अलावा कुपोषण से होने वाला रोग जो है ये क्वासी होकर आपका यहां पर हो जाएगा। तो यहां पर बी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, कौन सा यौन संचारित रोग का उदाहरण नहीं है। तो यौन संचारित रोग का उदाहरण यहां पर कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। गोनोरिया, सिफिलिस, जननिक परिसर्प या टीबी। तो कौन सा यहां पर जो है ये आपका यौन संचारित रोग का उदाहरण नहीं है, यानी एसटीडी जो रोग होते हैं उनका उदाहरण यहां पर कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो टीबी जो है ये हवा के माध्यम से फैलता है, ये एसटीडी वाला रोग नहीं है आपका, तो डी यहां पर आपका सही हो जाएगा। जबकि गोनोरिया, सिफिलिस और ये आपका जननिक परिसर्प यौन संचारित रोग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, यहां पर भी आपको मिलान करना है। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो यहां पर सही मिलान आपको करना है, बताइए राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा। हस्तीपाद, अमीबता, न्यूमोनिया और सामान्य जुकाम, और यहां पर इनके कारण दिए गए हैं ये आपको बताना है। तो सामान्य जुकाम तो आपका राइनो वायरस की वजह से होता है, तो 4 में आपका ए के ऑप्शन में दिया गया है। इस तरीके से भी आप इन आंसर्स को सही कर सकते हो। हस्तीपाद रोग जो है यहां पर आपका वुचेरेरिया बैंक्रोफ्टी हो जाएगा। अमीबता में आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हो जाएगा। ठीक है, और न्यूमोनिया में आपका क्या हो जाएगा, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी यहां पर हो जाएगा। तो बी आंसर यहां पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, सरसों में श्वेत कीट रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। तो श्वेत कीट रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म यहां पर कौन सी हो जाएगी, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। तो पूसा स्वर्णिम, पूसा स्वर्णिम जो है दोस्तों इसे कर्ण राई के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसके नाम से जाना जाता है, कर्ण राई के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सरसों की एक ऐसी किस्म है जो कि श्वेत कीट यानी व्हाइट रस्ट रोग के प्रति प्रतिरोधी है, ये आपको ध्यान रखना है। कवक का उदाहरण जिसका उपयोग प्रतिजैविक के निर्माण में होता है। तो ऐसे कवक का उदाहरण जिसका उपयोग जो है ये प्रतिजैविक के निर्माण के रूप में होता है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, पेनिसिलियम यहां पर हो जाएगा। सी यहां पर आपका सही होगा। पेनिसिलियम कवक का उपयोग पेनिसिलियन
जैसे प्रतिजैविक के उत्पादन में किया जाता है। गेहूं में हिल बंट रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। तो गेहूं जो होता है इसमें हिल बंट रोग के प्रतिरोधी किस्म कौन सी यहां पर हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया, हिमगिरी यहां पर हो जाएगा। हिमगिरी जो है ये किसकी किस्म है, गेहूं की एक किस्म है जो हिलबंट और अन्य रोगों के प्रति प्रतिरोधी है। संक्रामक बोवाइन राइनोट्रेकाइटिस निम्न के कारण होता है। तो संक्रामक बोवाइन और राइनोट्रेकाइटिस निम्न के कारण होता है। तो ये किसके कारण होता है, आपका विषाणु जनित रोग के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो संक्रामक बोवाइन राइनोट्रेकाइटिस जो है ये बोवाइन हर्पिस वायरस के नामक विषाणु के कारण होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राणी संक्रामी बीमारी नहीं है। तो यहां पर संक्रामी बीमारी यहां पर कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। तो एंट्रैक्स है, यक्ष्मा है, ब्रुसेलोसिस है। लेकिन दुग्ध ज्वर जो है ये आपकी जो है संक्रामक बीमारी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। गायों में जो है कैल्शियम की कमी से ये आपका रोग उत्पन्न होता है दुग्ध ज्वर, जो कि आपका संक्रामक नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग यहां पर नहीं है। तो कौन सा एक संक्रामक रोग यहां पर नहीं है, तो कैंसर जो है ये गैर संक्रामक यहां पर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कैंसर जो है ये कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन के कारण होता है, जो कि व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलता है। तो बी यहां पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, वह दवा जो मवेशियों के पाचन तंत्र से गैस को बाहर निकालकर गैस और अफारा दूर करने में मदद करती है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कार्मेंटिव के नाम से जाना जाता है। बी यहां पर आपका सही होगा। कार्मेंटिव दवाएं मवेशियों के पाचन तंत्र से गैस को निकालकर अफारा से राहत प्रदान करती है। तो ये याद रखना, कार्मेंटिव, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। तो बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एट्रोपिन, बेडोडिन, डोपामिन और हिपेरिन यहां पर दिया गया है। प्रतिरोधी, प्रतिस्कंदक, अत्यधिक लार स्त्राव, दिल की धड़कन। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा आंसर जो है ये आपका सही हो जाएगा। तो भैया जो एट्रोपिन है इसमें तो क्या हो जाएगा, आपका अत्यधिक लार का स्त्राव हो जाएगा, ठीक है। बेटोडिन जो है इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें प्रतिरोधी आपका हो जाएगा। डोपामिन में क्या हो जाएगा, प्रतिस्कंदक। डोपामिन में आपका जो है दिल की धड़कन रुकना हो जाएगा। और हिपेरिन में क्या हो जाएगा, आपका प्रतिस्कंदक हो जाएगा। ये हिपेरिन वाला भी ध्यान रखना, ठीक है। बी यहां पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, दवाओं की वह श्रेणी जो पशुओं में मतली और उल्टी उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाती है। तो मतली और उल्टी उत्पन्न करने के लिए उपयोग में ली जाती है, ये आपका कौन सा यहां पर हो जाएगा, तो इसमें एमेटिक यहां पर हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ सवाल जो है ये पशु परिचर के या पशुधन सहायक के आपके चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको एक बार हम देख लेते हैं, क्या पता सवाल बन जाए। निम्नलिखित में से कौन सा टीका बैक्टीरिया से बनाया जाता है। तो बैक्टीरिया से बनाया जाने वाला टीका यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा, तो बैक्टीरिन यहां पर हो जाएगा, ठीक है। डी यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। बैक्टीरिन निष्क्रिय या मर्त बैक्टीरिया से निर्मित होता है, जो जीवाणु जनित रोगों के खिलाफ टीकाकरण के लिए डिजाइन किया जाता है। अगला सवाल देखिए, पायरेथ्रिन्स का उपयोग ओटिक दवाओं के रूप में किया जाता है ताकि। तो पायरेथ्रिन्स जो है इसका उपयोग ओटिक दवाओं के रूप में किया जाता है ताकि जो है कान में होने वाले माइट संक्रमण को साफ किया जा सके। बी यहां पर आपका सही होगा। बैलों में कब्ज के इलाज और निवारण के लिए उपयोग की जाने वाली दवाइयां कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, आपकी लैक्सेटिव कहलाती है। क्या कहलाती है भैया, लैक्सेटिव कहलाती है। विशिष्ट रोगवाहक जीवित रोग रोगाणु के प्रकार के गलत समूह का चयन कीजिए। अब ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आरएस के एग्जाम में आपको पूछा गया था। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा आंसर आपका जो है वो गलत है यहां पर, ठीक है। क्यूलेक्स यहां पर लिम्फेटिव फाइलेरियासिस परजीवी दिया गया है, ये सही है। एडिस का डेंगू विषाणु दिया गया है, ये भी सही है। एनोफिलीस मलेरिया परजीवी दिया गया है, ये भी यहां पर सही है। यहां पर जो आपका राइट आंसर है वो एडिस चिकनगुनिया जीवाणु जो दिया गया है, ये यहां पर गलत हो जाएगा। एडिस मच्छर जो है चिकनगुनिया का वाहक होता है, जो एक आपका जो है विषाणु जनित रोग होता है। कैसा होता है, विषाणु जनित होता है, ना कि जीवाणु जनित। तो ए यहां पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चिकन या अंडे में खाद्य जनित संक्रमण से सामान्यतः जुड़े जीवाणु यहां पर कौन से आपके हो जाएंगे, तो ये साल्मोनेला हो जाएगा। रोग जनकों और उनके कारण होने वाले रोगों के जोड़े निम्नलिखित है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा जोड़ा जो है ये आपका सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। साल्मोनेला टाइफाइड यहां पर दिया गया है, प्लाज्मोडियम मलेरिया, वायरस सामान्य सर्दी जुकाम, माइक्रोस्पोरम फाइलेरियासिस यहां पर दिया गया है। ये भी बढ़िया सवाल है आपका। तो यहां पर जो है ये आपका गलत हो जाएगा, बी यहां पर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो माइक्रोस्पोरम जो होता है ये एक कवक है जो त्वचा के फंगल संक्रमण के कारण बनता है, ठीक है। तो ये एक परजीवी वाला रोग है, तो ये यहां पर आपको ध्यान रखना है।
पेनिसिलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार जो है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा कब किया गया था? 1928 में किया गया था। तो सी यहां पर आपका सही होगा। रेबीज के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है, तो रेबीज के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव कौन सा हो जाएगा? विषाणु यहां पर हो जाएगा। याद रखिएगा, रेबीज एक घातक वायरल संक्रमण जो है और ये वायरस से होता है, ठीक है, विषाणु जनित रोग है। निम्नलिखित में से कौन से एड्स से के संभावित कारण यहां पर नहीं है? तो एड्स के संभावित कारण यहां पर कौन से नहीं है? तो कुओं और तालाबों का अशुद्ध पानी पीना, संक्रमित व्यक्ति को गले लगाना, इंजेक्शन लगाने की सुई अथवा रक्तदान द्वारा, संक्रमित माता के गर्भ में शिशु को। तो यहां पर कौन सा जो है ये आपका संभावित कारण नहीं है? तो इंजेक्शन लगाने की सुई अथवा रक्तदान द्वारा हो सकता है, संक्रमित माता के गर्भ में शिशु को हो सकता है, संक्रमित व्यक्ति को गले लगाने से नहीं होगा, कुओं और तालाबों का अशुद्ध पानी पीने से भी ये नहीं होगा। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग यहां पर नहीं है? तो बता दीजिए भैया, कौन सा संक्रामक रोग यहां पर नहीं है? तो कैंसर यहां पर नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, तीव्र अनियंत्रित कोशिका विभाजन अथवा अर्बुद ट्यूमर निर्माण जिसके बाद में असहनीय दर्द होता है, यह निम्नलिखित में से किस रोग के कारण होता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये किस रोग के कारण होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो कैंसर में जो होता है ये आपका अनियंत्रित कोशिका विभाजन और ट्यूमर का निर्माण होता है जो कि बाद में दर्द का कारण बनता है। तो सी यहां पर सही होगा। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स के उत्पाद हैं, तो एंटीबायोटिक्स के उत्पाद क्या हो जाएंगे? यहां पर कवक और जीवाणु यहां पर हो जाएंगे। ए यहां पर आपका सही होगा, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से रोग जीवाणुओं से नहीं होते हैं? तो जीवाणुओं से यहां पर आपके कौन से रोग नहीं होते हैं ये आपको बताना है। कौन से रोग जीवाणुओं से आपके नहीं होते हैं? तपेदिक, पोलियो, खसरा, टाइफाइड, मलेरिया। तो बताइए कौन से यहां पर आपके जो है वो जीवाणुओं से नहीं होते हैं? देखो, पोलियो जो है ये वायरस जनित रोग है आपका, खसरा जो है ये भी वायरस जनित रोग है, और मलेरिया जो है ये आपका किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। तो यहां पर बी सी ई आपका सही होगा। तो बी सी ई यहां पर सही हो जाएगा, जबकि तपेदिक और टाइफाइड जो है ये जीवाणु जनित रोग आपके हो जाएंगे। संक्रामक रोगों के उदाहरणों में सम्मिलित है, तो संक्रामक रोग जो है इनके उदाहरणों में आपका कौन सा यहां पर सम्मिलित है ये आपको बताना है, ठीक है। कैंसर संक्रामक में नहीं आएगा, हैजा है, गठिया है, स्वाइन फ्लू है। तो यहां पर बीसीडी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से रोग वायु द्वारा संचारित होते हैं? तो वायु के द्वारा संचारित यहां पर कौन कौन से रोग हो जाएंगे आपके? ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, कैंसर, पोलियो। तो वायु के द्वारा संचारित यानी वायरस जनित रोग कौन से हैं? तो एक तो ट्यूबरकुलोसिस आपका हो जाएगा, इसके अलावा इन्फ्लुएंजा आपका हो जाएगा, कैंसर और पोलियो यहां पर नहीं होगा। तो ए और बी यहां पर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ए और बी में यहां पर देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन ए यहां पर आपका दिया गया है। एड्स के द्वारा नहीं फैलता है, तो एड्स किसके द्वारा आपका नहीं फैलता है ये आपको बताना है। तो एड्स जो है ये HIV वायरस से फैलता है, हाथ मिलाने से ये नहीं फैलता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाथ मिलाने से ये नहीं फैलता है। तो संक्रमित सुई के उपयोग से फैल सकता है, संक्रमित माता के भ्रूण से फैल सकता है, संक्रमित रक्त का आधान से फैल सकता है, लेकिन रोगी व्यक्ति से हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, ठीक है। सभी प्राकृतिक रंध्रों से रक्त स्त्राव और कंपकंपी होना निम्नलिखित में से किस रोग का एक महत्वपूर्ण नैदानिक लक्षण है? तो किसका महत्वपूर्ण और नैदानिक लक्षण यहां पर हो जाएगा? तो एंथ्रेक्स जो होता है ये सभी प्राकृतिक रंध्रों से रक्त स्त्राव और कंपकंपी देखी जा सकती है, तो ये एंथ्रेक्स हो जाएगा आपका। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन निम्नलिखित के उदाहरण हैं, तो ये किसके उदाहरण यहां पर हो जाएंगे? तो ये एंटीबायोटिक्स के यहां पर उदाहरण हो जाएंगे। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 में ऑप्शन बी यहां पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 35, निम्नलिखित में से कौन से संक्रामक रोग के उदाहरण है? तो कौन से यहां पर आपके संक्रामक रोग के उदाहरण है ये आपको बताना है। तो संक्रामक रोग एक आपका चिकन फॉक्स हो गया, यहां पर कैंसर तो नहीं होगा यहां पर, इसके अलावा आपका तपेदिक यहां पर हो जाएगा और हैजा यहां पर हो जाएगा, मधुमेह भी नहीं होगा। तो यहां पर ACE आपका सही हो जाएगा, यानी कि सी यहां पर सही है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से आपको सही कथनों का चुनाव करना है। कैंसर अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है, ये बात सही है। हेपेटाइटिस ए जीवाणुओं के कारण होता है, तो क्या ये बात सही है आपकी? हेपेटाइटिस जो होता है ये जीवाणुओं के कारण होता है, ये बात यहां पर गलत है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है, कुष्ठ रोग एक विषाणुजन्य रोग है, तो यहां पर कौन सा आंसर जो है ये आपका सही होगा? तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है, ये बात बिल्कुल सही है। कैंसर अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है, ये बात भी सही है। कुष्ठ रोग आपका विषाणुजन्य रोग नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो बी डी गलत है, ए और सी यहां पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है, तो मिलान करने वाले सवाल आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा, चिकन फॉक्स जो हो रहा है ये किससे हो रहा है आपका? तो ये टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से ABCD यहां पर दिया गया है। प्रोटोजोवा, कवक, विषाणु और जीवाणु यहां पर दिया गया है।
ठीक है। तो चिकन पॉक्स वायरस आपका किस वजह से हो रहा है, ये आपका विषाणु जनित रोग है, ठीक है। चिकन पॉक्स विषाणु जनित है, तो ए में आपका थर्ड होना चाहिए। टाइफाइड जो है ये कैसा है आपका, जीवाणु जनित हो जाएगा। मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ जनित हो जाएगा। दाद जो है इसमें कवक आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, 37 में ए आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रोग का वैक्सीन द्वारा बचाव नहीं किया जा सकता? तो ऐसा कौन सा रोग है जिसका वैक्सीन के द्वारा बचाव नहीं किया जा सकता? चेचक, हेपेटाइटिस, तपेदिक, स्कर्वी। तो स्कर्वी रोग जो है इसका वैक्सीन के द्वारा बचाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्कर्वी एक पोषण संबंधी रोग है। ये पोषण संबंधी रोग है जो कि विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से ये आपका होता है, तो इसका वैक्सीन से बचाव नहीं होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक विषाणु जनित रोग आपका नहीं है? तो टाइफाइड जो है ये आपका विषाणु जनित रोग नहीं है, ये कैसा रोग है आपका, जीवाणु जनित रोग है। तो ये याद रखिएगा आप। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा खसरा का लक्षण नहीं है? तो खसरा का लक्षण यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो त्वचा पर लाल चकत्ते हो जाते हैं खसरे से, खुजली हो सकती है, जलन संवेदना हो सकती है, जीभ का सूखना यहाँ पर नहीं है, ठीक है। जीभ का सूखना जो है ये खसरा का कोई विशिष्ट लक्षण नहीं है। काली खांसी को रोकने के लिए दी जाने वाली वैक्सीन है। तो काली खांसी जब होती है तो दी जाने वाली वैक्सीन कौन सी है? तो डीपीटी का टीका आपने सुना होगा, ठीक है। डीपीटी का मतलब क्या होता है, डिप्थीरिया यहाँ पर हो जाएगा, पर्टुसिस यानी काली खांसी यहाँ पर हो जाएगा, और टी का मतलब टिटनेस यहाँ पर हो जाएगा। तो इन तीनों के लिए क्या दिया जाता है, डीपीटी का टीका दिया जाता है। निमोनिया किसके कारण होता है? तो बता दीजिए भैया, निमोनिया जो होता है ये किसके कारण आपका होता है? तो निमोनिया जो है ये आमतौर पर किसके कारण होता है? हीमोफिलस, हीमोफिलस जो है आपका इन्फ्लुएंजा, इसके कारण होता है। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया के कारण होता है, ये आप याद रखिएगा, निमोनिया, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग का पूर्णतया उन्मूलन हुआ है? तो कौन से मानव रोग का पूर्णतया उन्मूलन हो चुका है? तो छोटी चेचक जो है, जिसे स्मॉल फॉक्स के नाम से जाना जाता है, इसका 1980 में ही पूर्णतया आपका उन्मूलन हो चुका था। तो सी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे प्रमुख संक्रामक हत्यारा रोग है। तो विश्व का सबसे प्रमुख संक्रामक हत्यारा रोग यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो ये क्षय रोग आपका हो जाएगा, जिसे ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जाना जाता है। विश्व में सबसे अधिक मृत्यु का कारण बनने वाला संक्रामक रोग कौन सा है? तो ये क्षय रोग है। खसरा किसके द्वारा जनित होता है? तो खसरा किसके द्वारा जनित होता है? तो खसरा एक वायरल रोग है जो कि मिजल्स वायरस के कारण होता है। तो ये वायरस जनित रोग है जो कि मिजल्स वायरस के कारण होता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विषाणु हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संक्रामक रोग है? तो गैर संक्रामक रोग यहां पर कौन सा हो जाएगा? तो गैर संक्रामक रोग वो होते हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, जैसे कि कैंसर हो गया यहां पर। अब अगला सवाल देखिए, यहां पर भी आपको मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। पीलिया, उल्टी, कब्ज, अतिसार रोग यहाँ पर दिया गया है। आमाशय, छोटी आंत, लीवर और वृत्तांत यहाँ पर दिया गया है। ये भी काफी बढ़िया सवाल है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं इसको ध्यान रखना आप। ऐसा सवाल आपको एग्जाम में इंडिविजुअली देखने को मिल सकता है। जैसे पीलिया जो होता है ये किसको प्रभावित करता है? डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये लीवर को प्रभावित करता है पीलिया, ठीक है। उल्टी अमाशय किसको प्रभावित करेगी? तो उल्टी जो है ये किसको प्रभावित करेगी? अमाशय को प्रभावित करेगी। कब्ज जो है ये किसको प्रभावित करेगी? तो कब्ज जो है ये वृत्तांत्र को प्रभावित करेगी। और अतिसार रोग जो है ये आपका छोटी आंत को प्रभावित करेगा। तो अतिसार या डायरिया जिसे बोला जाता है, तो ये छोटी आंत को प्रभावित करता है। तो अतिसार किसे बोला जाता है? डायरिया को बोला जाता है, जो कि छोटी आंत को प्रभावित करता है, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मानव टाइफाइड पैदा करने वाला रोगजनक आमतौर पर छोटी आंत में कैसे प्रवेश करता है? तो ये छोटी आंत में कैसे प्रवेश करता है? तो ये दूषित भोजन और पानी के माध्यम से प्रवेश करता है। टाइफाइड रोगजनक जो है इसका क्या हो जाएगा? साल्मोनेला टाइफी हो जाएगा, जो कि दूषित भोजन और पानी के माध्यम से होता है और ये छोटी आंत में प्रवेश करता है। निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक कैंसर जन्य पाया जाता है? तो रासायनिक कैंसर जन्य आपका किसमें पाया जाता है? तो तंबाकू के धुएं में पाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, मलेरिया परजीवी का वह चरण जो मादा एनाफ्लीज मच्छर की लार ग्रंथि में पाया जा सकता है, तो ऐसा कौन सा हो जाएगा आपका? स्पेरोजोइट्स यहां पर हो जाएगा, स्पेरोजोइट्स यहां पर हो जाएगा। तो ये आप याद रखना, मलेरिया परजीवी का स्पेरोजोइट चरण मादा एनाफ्लीज मच्छर की लार ग्रंथि में पाया जाता है। निम्नलिखित में से मां के दूध में कौन सा एंटीबॉडी अधिकतम पाया जाता है या अधिकता में पाया जाता है? तो माता के दूध में जो है ये IgA आपका अधिक पाया जाता है, ठीक है। IgA एंटीबॉडी सबसे अधिक पाया जाता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका, डेटोल के मुख्य घटक है। तो डेटोल जो होता है इसका मुख्य घटक यहां पर क्या हो जाएगा? तो डेटोल का मुख्य घटक जो है ये क्लोरोक्लाइसेनोल और आपका
टर्पिनोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर क्लोरोक्लाइसेनोल और आपका टर्पिनोल यहाँ पर हो जाएगा। डी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, क्लोरोक्लाइसेनोल और आपका टर्पिनोल थैलेसीमिया जीन पर उपस्थित होता है। तो थैलेसीमिया जीन जो होता है इस पर क्या उपस्थित आपका होता है, तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। थैलेसीमिया जीन जो होता है ये ऑटोसोम यानी अलिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। तो ये एक अलिंग गुणसूत्र पर आपका उपस्थित होता है थैलेसीमिया जीन ऑटोसोम। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है और उसकी पहचान आपको करनी है। तो बताइए कौन सा युग्म यहाँ पर आपका सही नहीं है। हाथी पांव, वुचेरेरिया मालाई, एड्स आपका रेट्रोवायरस, दाद यहाँ पर एपिडर्मोफाइटन और निमोनिया एंट अमीबा हिस्टोलिटिका यहाँ पर दिया गया है। तो निमोनिया जो है एंट अमीबा हिस्टोलिका यहाँ पर दिया गया है। जो अब ये एंट अमीबा हिस्टोलिका तो एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, जबकि निमोनिया तो आपका किससे हो रहा था, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से हो रहा था। तो यहाँ पर सी आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग यहाँ पर नहीं है। तो कौन सा विषाणु जनित रोग यहाँ पर नहीं है, तो एड्स, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड यहाँ पर दिया गया है। तो टाइफाइड आपका किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। थैलेसीमिया से संबंधित सबसे उपयुक्त कथन का चुनाव कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। थैलेसीमिया रोगी को जीवित रहने के लिए बार बार जो है ये रक्त आधान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, वर्णांधता के जीन पर स्थित होते हैं। तो वर्णांधता के जीन पर स्थित होते हैं, तो वर्णांधता के जीन पर एक्स गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। ठीक है, जीन के एक्स गुणसूत्र पर ये स्थित होते हैं। बी यहाँ पर सही होगा। डाउन सिंड्रोम की एकादी सूत्रता के कारण होता है। तो डाउन सिंड्रोम जो होता है ये आपके 21वें गुणसूत्र में त्रिगुणसूत्रता के कारण होता है। तो ये यहाँ पर 21वां आपका हो जाएगा। ठीक है, कौन सा रोग 21वीं गुणसूत्र की त्रिगुणसूत्रता के कारण होता है, तो ये डाउन सिंड्रोम यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पुनर्योजन डीएनए तकनीक द्वारा तैयार टीके हैं। तो पुनर्योजन डीएनए तकनीक द्वारा तैयार टीके यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, तो ये दूसरी पीढ़ी का टीका हो जाएगा। पुनर्योजन डीएनए तकनीक द्वारा तैयार टीका दूसरी पीढ़ी का टीका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो पुनर्योजन डीएनए तकनीक से बने टीके जैसे कि हेपेटाइटिस बी, तो हेपेटाइटिस बी जो है ये आपका दूसरी पीढ़ी का हो जाएगा। ठीक है, ये पुनर्योजन डीएनए से बना है। ये सवाल भी पूछा जा सकता है। मलेरिया का परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करके निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है। तो किस अंग को प्रभावित करेगा, तो मलेरिया परजीवी जो है ये आरबीसी में प्रवेश करता है और यकृत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से किस रोग की रोकथाम के लिए बीसीजी टीके द्वारा की जाती है। तो बीसीजी का टीका किस में लगता है आपका दोस्तों, तपेदिक में लगता है, टीबी में लगता है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रतिरक्षकों के लिए सत्य नहीं है। तो प्रतिरक्षक जो होते हैं उनके लिए कौन सा कथन आपका सत्य यहाँ पर नहीं है। तो ये देखिए, प्रतिरक्षक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं को मारते हैं या उनके विकास को रोकते हैं। वे जीवाणु और विषाणु दोनों द्वारा हुए संक्रमण के उपचार में प्रभावी रहते हैं। एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, क्रोसिन प्रतिरक्षकों के कुछ उदाहरण हैं। पेनिसिलिन जैसे प्रतिरक्षक जीवाणु कोशिका के भित्ति संश्लेषण की प्रक्रियाओं को रोकते हैं। तो ये चार कथन यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पर आपको ये बताना है कौन सा कथन जो है वो यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, सॉरी सत्य नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा यहाँ पर आपका सत्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कथन जो है ये आपका सत्य नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपका 2 और यहाँ पर आपका जो दिया गया है 2 और आपका 3 जो है वो यहाँ पर आपका सत्य नहीं है। ठीक है, बाकी 1 और 2 यहाँ पर आपके सही है। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। फाइलेरियासिस, निमोनिया, मलेरिया और टाइफाइड यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो फाइलेरियासिस में आपका क्या हो जाएगा, वुचेरेरिया यहाँ पर हो जाएगा। निमोनिया में क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर होमोफिलस इन्फ्लुएंजी यहाँ पर हो जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। और मलेरिया का पूछा जाए तो मलेरिया में आपका प्लाज्मोडियम यहाँ पर हो जाएगा और टाइफाइड में आपका साल्मोनेला टाइफी यहाँ पर हो जाएगा। तो बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, अमीबियासिस को रोगों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो अमीबियासिस को रोगों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो ये प्रोटोजोआ में जोन में वर्गीकृत किया गया है। विडाल परीक्षण पुष्टि करता है। तो विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि करता है भैया, तो टाइफाइड बुखार की पुष्टि करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो कि आपका संक्रामक रोग नहीं है। डिप्थीरिया, पेचिस, तपेदिक, ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस जो है ये आपका एक संक्रामक रोग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से उस कथन को पहचानिए जो कि कोलेस्ट्रम के संबंध में सही नहीं है। तो कोलेस्ट्रम के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। कोलेस्ट्रम में इम्यूग्लोबिन IgA निहित होता है। कोलेस्ट्रम में लिम्फोसाइट्स और वक्षाणुओं में समृद्ध होता है। कोलेस्ट्रम शिशुओं को प्राकृतिक निष्क्रिय अर्जित प्रतिरक्षा प्रदान करता है।
तो यहाँ पर ए बी डी सही है, यहाँ पर सी आपका गलत हो जाएगा। कोलोस्ट्रम शिशुओं के श्वसन पथ को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये श्वसन पथ को प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है, पाचन तंत्र को प्रतिरक्षा ये प्रदान करता है। निम्नलिखित कथन दिए गए हैं तो इन पर विचार करना है। माता से भ्रूण को प्लेसेंटा द्वारा हीमोग्लोबिन आईजीजी का हस्तांतरण एक कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। टिटनेस के विरुद्ध एंटी टिटनेस सीरम एटीएस का इंजेक्शन देना प्राकृतिक निष्क्रिय अर्जित प्रतिरक्षा है। तो यहां पर आपको सही कथन बताना है, कौन सा सही है। तो यहां पर जो दोनों कथन दिए गए हैं दोनों यहां पर आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि माता से भ्रूण को आईजीजी का हस्तांतरण प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। तो ये प्राकृतिक निष्क्रिय, कृत्रिम नहीं होगा, यहां पर प्राकृतिक होगा। ठीक है, और टिटनेस सीरम का इंजेक्शन कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है, तो ये कृत्रिम होगा, यहां पर प्राकृतिक नहीं होगा। तो यहां पर अगर हम कृत्रिम कर देंगे, यहां पर प्राकृतिक कर देंगे, तो दोनों सही हो जाएंगे। तो यहां पर फिलहाल दोनों आपके गलत हैं। ठीक है, उन रोगों को पहचानिए जो मनुष्यों में कर्मियों के कारण होता है। तो कर्मियों के कारण कौन कौन से रोग यहां पर हो जाएंगे आपके, तो एक तो आपका एस्केरियासिस हो जाएगा, एक आपका फाइलेरियासिस यहां पर हो जाएगा। तो ये कर्मियों के कारण होते हैं यहां पर, तो सी और डी यहां पर आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक बच्चे के लिए प्रतिरक्षाकरण का क्या महत्व है, निम्न में से सबसे उपयुक्त उत्तर आपको चुनना है। तो यह बच्चों को उन रोगों से बचाता है जिनका चिकित्सीय उपचार प्राय नहीं है। तो यह बात यहां पर आपकी बिल्कुल सही है, यह बच्चों को उन रोगों से बचाता है जिनका चिकित्सीय उपचार प्राय नहीं है। तो एक बच्चे के लिए प्रतिरक्षाकरण का क्या महत्व है, तो उसकी इम्यूनिटी का क्या महत्व है, यह यहां पर आपसे पूछा गया है। अगला सवाल है, एड्स होने के कारणों का चयन कीजिए। तो एड्स होने के जो कारण है उनका चयन आपको करना है। एड्स जो होता है ये आपका लैंगिक संपर्क से होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको कारण बताना है कौन से यहां पर आपके हो जाएंगे। तो संक्रमित रोगों के लैंगिक संपर्क से होता है, दूषित रक्त आधान द्वारा भी ये होता है। ठीक है, इसके अलावा संक्रमित माता से संतान को भी होता है, बिस्तर तथा कपड़े साझा करने से ये नहीं होता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर ए बी सी यहां पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविकृति संबंधी विकार नहीं है, तो मनोविकृति संबंधी विकार यहां पर कौन सा नहीं है, साइकोसिस, मादक पदार्थ दुरुपयोग, ऑब्सेसिव कंपल्सिव सिंड्रोम, तो ये तीनों हो जाएंगे। हीमोफीलिया जो है ये आपका मनोविकृति संबंधी विकार नहीं है, ये हीमोफीलिया जो है ये तो एक आपका आनुवांशिक विकार है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में आनुवांशिक विकार है। तो मनुष्य में अगर आनुवांशिक विकार की बात की जाए तो देखने से आपको पता लग गया, जो आपका यहां पर दिया गया है थैलेसीमिया, ये आपका क्या है, आनुवांशिक विकार है। एपिडेमियोलॉजिकल व्हील सिद्धांत के अनुसार फिनाइल कीटोनूरिया में निम्नलिखित में से कौन से कारक की मुख्य भूमिका है। तो यहां पर किसकी मुख्य भूमिका है, या ये आनुवांशिक कारक की यहां पर मुख्य भूमिका है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर जापानी इंसेफेलाइटिस के संचरण के लिए जिम्मेदार है। तो जापानी इंसेफेलाइटिस के संचरण के लिए जिम्मेदार कौन सा यहां पर हो जाएगा आपका, तो ये क्यूलेक्स मच्छर यहां पर हो जाएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्यूलेक्स मच्छर जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस का वाहक होता है। एचआईवी वायरस के लिए लक्ष्य कोशिकाएं शरीर में हैं, तो एचआईवी वायरस के लिए लक्ष्य कोशिकाएं शरीर में कौन सी यहां पर हो जाएगी, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC यहां पर हो जाएगी। तो ये आप याद रखना, एचआईवी वायरस मुख्य रूप से जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है उनको लक्षित करता है। अगला सवाल देखिए, एंटी-ईपी के लिए निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है। तो एंटी-ईपी के लिए सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, फुल फॉर्म यहां पर पूछी गई है, तो इसकी फुल फॉर्म यहां पर हो जाएगी नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम यहां पर हो जाएगा, बी सही है। किसी निर्जन वस्तु या त्वचा की सतह पर संक्रामक कारक की उपस्थिति को क्या कहते हैं। तो संक्रामक कारक की उपस्थिति को क्या कहा जाएगा, तो इसे संदूषण कहा जाता है। ठीक है, संदूषण तब होता है जब संक्रामक कारक किसी सतह पर मौजूद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी यहां पर आपकी हो जाएगी, तो लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया और टिटनेस, ये सभी की सभी आपकी किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। तो याद रखिएगा डी यहां पर आपका सही होगा। अधिकांश रोगजनक जीव को अतिसार का कारण बनते हैं, वे संचरित होते हैं। तो ये किससे संचरित होते हैं, तो मल मौखिक मार्ग से ये संचरित होते हैं। अतिसार के अधिकांश रोगजनक जो होते हैं ये मल मौखिक मार्ग से आपके जो है संचरित होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना अतिसार वाला। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वप्रतिरक्षी रोग है। तो स्वप्रतिरक्षी रोग यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा, तो रूमेटाइड आर्थराइटिस यहां पर हो जाएगा, ये स्वप्रतिरक्षी रोग है। ठीक है, फाइलेरियासिस हाथी पांव रोग किसके कारण होता है। तो फाइलेरियासिस जो हाथी पांव रोग है ये किसके कारण आपका होता है, तो ये आपका किसके कारण होता है भैया, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। तो ये एक परजीवी कर्मी के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है, सी यहां पर आपका सही हो जाएगा। सॉरी, ये आपका किसके कारण होता है,
तो ये परजीवी के कारण होता है, यानी वुचेरेरिया बैंक्राफ्टी के कारण होता है। डी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, तो फाइलेरियासिस वुचेरेरिया बैंक्राफ्टी एक परजीवी कर्मी के कारण होता है। ठीक है, यहाँ पर डी आपका सही होगा। अगला सवाल है, डीपीटी किस रोग के लिए टीका नहीं है? तो डीपीटी का टीका किस रोग के लिए नहीं है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस के लिए ये होता है। तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस के लिए होता है, पोलियो के लिए नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु फल चमगादड़ द्वारा फैलता है? तो कौन सा विषाणु चमगादड़ के द्वारा फैलता है, ये आपको बताना है। कौन सा रोग? तो निपा वायरस फल जो है ये चमगादड़ों द्वारा फैलता है। तो यहाँ पर आपका निपा वायरस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। निपा वायरस जो है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए। तो सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम क्या हो जाएगा? तो ये याद रखना, सिनकोना फेड की छाल से जो है ये क्यूनेन आपका बनता है। क्या बनता है? क्यूनेन आपका बनता है। तो यहाँ पर डी आपका सही होगा। दस्त के लिए जिम्मेदार ई कोलाई बैक्टीरिया है। तो दस्त के लिए जिम्मेदार ई कोलाई बैक्टीरिया जो है ये ई कोलाई एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपके हो जाएंगे ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अल्प विराम कोमा आकार के बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? तो कोमा आकार का जो बैक्टीरिया होता है उसे क्या कहा जाता है? तो अल्प विराम आकार के बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? विब्रियो कहा जाता है। सी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशुओं में वायरल रोग है? तो पशुओं में एक वायरल रोग की बात की जाए तो नीली जीवा रोग जो है ये पशुओं में होता है। ब्लू टंग डिजीज इसे कहा जाता है। कैंसर किसके कारण होता है? तो कैंसर जो है ये किसके कारण आपका होता है? तो कैंसर जो है ये अनियंत्रित समसूत्री विभाजन के कारण होता है। तो अनियंत्रित मेयोसिस के कारण ये होता है। ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अनियंत्रित आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, मियोसिस नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? माइटोसिस यहाँ पर होगा। अनियंत्रित माइटोसिस के कारण ये होता है। माइटोसिस का मतलब यहाँ पर हो जाएगा समसूत्री विभाजन। ठीक है, अगला सवाल है, यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करना है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से आपको मिलान करना है। तो बताइए कौन सा यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, मीना माता रोग जो है ये पारा के कारण आपका होता है। तो ए में तो आपका सी हो गया। ठीक है, यानी फर्स्ट में आपका सी हो जाएगा। दो ऑप्शन में आपका दिया गया है। इटाई इटाई रोग जो है ये किसके कारण होता है? तो ये कैडमियम के कारण आपका होता है। तो सेकंड में आपका ए हो जाएगा। तो सेकंड में ए दो ऑप्शन में दिया गया है। ब्लैक फुट रोग यहाँ पर दिया गया है इसके अलावा आपका। तो ब्लैक फुट रोग जो होता है ये किसके कारण आपका होता है? तो ये फ्लोराइड के कारण हो जाएगा। और नोकनी रोग जो है ये किसके कारण होता है आपका? आर्सेनिक के कारण होता है। तो बी यहाँ पर आपका सही होगा। कौन सा जीव काला आजार रोग का कारण है? तो कौन सा जीव जो है ये काला आजार रोग का कारण है? तो लिजमेनिया जो है एक प्रोटोजोआ है जो काला आजार रोग का कारण बनता है। तो लिजमेनिया। रानीखेत रोग किसका सर्वाधिक सामान्य रोग है? तो रानीखेत रोग जो है ये मुर्गियों में सर्वाधिक पाया जाता है। तो बी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 94। मादा में एक एक्स गुणसूत्र की हानि से कौन सा विकार होता है? तो एक एक्स गुणसूत्र की हानि हो जाएगी तो यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम आपका हो जाएगा। तंबाकू में कौन सा एल्काइड पाया जाता है? तो तंबाकू में आपका जो है निकोटीन पाया जाता है। तो सी सही होगा। रेबीज रोग किसके द्वारा होता है? तो रेबीज रोग जो होता है ये वायरस जनित रोग है आपका। सी ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 97। कौन से जीवाणु से मानव में प्लूरिसिस रोग होता है? तो प्लूरिसी रोग जो है ये जीवाणु से मानव में प्लूरिसिस रोग किसके कारण होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कौन से जीवाणु से सुजाग रोग होता है? तो ये सुजाग रोग वाला भी ध्यान रखना। सुजाग रोग जो है ये गोनोरिया को ही कहा जाता है। तो निसेरिया गोनोरियाई जीवाणु के कारण ये होता है। तो निसेरिया गोनोरियाई जीवाणु के कारण ये होता है। निम्न में से असंक्रामक रोग कौन सा है? तो ये तो आपका कैंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग होता है? तो काली खांसी रोग जो होता है ये किसके कारण होता है? तो ये बार्डेटेला पर्टुसिस के कारण होता है। तो ए यहाँ पर सही होगा। यौन संचारित रोग का उदाहरण कौन सा है यहाँ पर? तो यौन संचारित रोग का उदाहरण क्या हो जाएगा? गोनोरिया यहाँ पर हो जाएगा। तो ये याद रखना आप, इसे सुजाग रोग भी कहते हैं। ये एसटीडी रोग की श्रेणी में आता है, यानी ये आपका जो है यौन संचारित रोग की श्रेणी में आता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन मेलानोमा त्वचा कैंसर का कारण है? तो त्वचा कैंसर का कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओजोन अवक्षेप हो जाएगा। प्राथमिक उपचार सहायता है जिसकी एक घायल व्यक्ति को आवश्यकता होती है। तो प्राथमिक उपचार सहायता है जिसकी एक घायल व्यक्ति को आवश्यकता होती है। तो ये आपका जो है प्राथमिक उपचार है। बी यहाँ पर सही होगा। प्राथमिक उपचार घायल व्यक्ति को तत्काल दी जाने वाली प्रारंभिक चिकित्सा कहलाती है। अगला सवाल है, हम अस्पताल जाने से पहले किसी घायल व्यक्ति के घाव से होने वाले रक्तस्राव को कैसे रोक सकते हैं? तो रक्तस्राव को हम कैसे रोक सकते हैं? तो सीधे एंटीसेप्टिक लगाने से हम रोक सकते हैं। फेंटिंग क्या है? तो फेंटिंग आपका क्या हो जाएगा? तो चेतना की संक्षिप्त हानि जो होती है उसे ही फेंटिंग कहा जाता है।
तो चेतना की जो संक्षिप्त हानि होती है उसे फेंटिंग कहा जाता है, बेहोशी चेतना। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु पेस्टिक अल्सर के लिए जिम्मेदार है? तो पेस्टिक अल्सर के लिए जिम्मेदार जीवाणु आपका कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, ये आपको बताना है भैया। तो ये आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यहाँ पर हो जाएगा। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यहाँ पर आपका हो जाएगा। बीसीजी टीका बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए दिया जाता है? तो ये टीबी से बचाने के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशुजन्य रोग नहीं है? तो कौन सा एक पशुजन्य रोग नहीं है? तो बेरी पशुजन्य रोग यहाँ पर नहीं है। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो ये मुर्गियों से संबंधित है। अफीम आपका किससे प्राप्त होता है? तो अफीम जो है ये पेपेवर सोमनीफेरम से प्राप्त होता है। तो पेपेवर सोमनीफेरस से ये प्राप्त होता है। इष्ट एक उदाहरण है। तो इष्ट किसका उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया है। तो इष्ट एक प्रकार का कवक का उदाहरण है। यहां पर भी आपको मिलान करना है। तो बताइए, क्षय रोग जो होता है ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से आपका होता है। टाइफाइड जो है ये साल्मोनेला टाइफी से आपका हो जाएगा। कुकर खांसी जो होती है ये आपकी बार्डेटेला पटुसिस से हो जाएगी। ठीक है। छोटी माता आपका वेरिसेला जोस्टर से हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वायरस जनित रोग है। तो इनमें से वायरस जनित रोग आपको बताना है कौन सा यहाँ पर हो जाएगा। तो रेबीज जो है ये वायरस जनित रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोगों से भिन्न है? तो संक्रामक रोगों से जो भिन्न है वो कौन सा है? कैंसर यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक बीमारी नहीं है? तो संक्रामक बीमारी यहाँ पर कौन सी नहीं है? तो स्कर्वी जो है ये आपकी संक्रामक बीमारी नहीं है। ये किसकी कमी से होती है? तो विटामिन सी की कमी से आपकी होती है स्कर्वी। ठीक है। अगला सवाल देखिए, फिलपाँव के कारण होता है। तो फिलपाँव जो है ये एलिफेंटियासिस ये किसके कारण होता है? ये कर्मी के कारण होता है। कर्मी भी कौन सा वाला हो जाएगा यहाँ पर? सूत्रकृमि, कर्मी के कारण ये होता है। ए यहाँ पर आपका सही होगा। फिलपाँव सूत्रकृमि, कर्मी के कारण ये होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर आपका सुमेलित है? तो सुमेलित युग्म आपको बताना है। तो यहाँ पर एंटोमाइबा हिस्टोलाइटिका जो दिया गया है ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। ये बिल्कुल सही दिया गया है। कोविड-19 निम्नलिखित में से क्या है? तो कोविड-19 जो है ये निम्नलिखित में से आपका क्या यहाँ पर हो जाएगा? तो क्या यहाँ पर आपका हो जाएगा कोविड-19? तो कोरोना वायरस का एक और नाम जिसे 2019 में महामारी का निर्माण किया था। एथलीट फूड संक्रामक रोग है। तो एथलीट फूड जो है ये एक फफूंद जनित रोग है। कैसा रोग है? फफूंद जनित रोग है। अगला सवाल है, जीवाणु सिगेला से रोग होता है। तो जीवाणु सिगेला से रोग होता है। कौन सा रोग यहाँ पर आपका होता है? तो अतिसार रोग यहाँ पर होता है जीवाणु सिगेला से। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जीवाणु सिगेला से आपका अतिसार रोग होता है। टाइफाइड मियादी बुखार के कारण होता है। तो टाइफाइड जो है ये आपका जीवाणुओं के कारण होता है। बच्चों को ट्रिपल एंटीजन डीपीटी किस रोग को रोकने के लिए दिया जाता है? तो ये हम देख चुके हैं, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। निम्न में से कौन सा एक पुनर्योगज टीका है? तो पुनर्योगज टीका कौन सा हो जाएगा? इसे याद रखना, हेपेटाइटिस बी यहाँ पर हो जाएगा, द्वितीय पीढ़ी का है। ये भी आप याद रखना, पूछा जाता है ये सवाल, काफी इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये भी हम देख चुके हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा आपका टाइफाइड रोग यहाँ पर होता है। अगला सवाल है, सामान्य मानव शरीर की वह क्षमता जो स्थिर आंतरिक वातावरण बनाए रखती है उसे क्या कहते हैं? तो सामान्य मानव शरीर की वह क्षमता जो स्थिर आंतरिक वातावरण बनाए रखती है इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम होमियोस्टेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होमियोस्टेसिस। अगला सवाल देखिए, यहां पर भी आपको मिलान करना है। तो यहां पर सुमेलित करें और सही कथन का आपको चयन करना है, मिलान करना है। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम जो है ये आपका यहां पर दिया गया है। देखिए, प्लाज्मोडियम दिया गया है, विब्रियो कोलोरी है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका यहाँ पर आपका दिया गया है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका यहाँ पर आपका दिया गया है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर मिलान कैसे करना है, इधर से आपको इधर मिलाना है। तो मलेरिया जो है इसमें क्या हो जाएगा? आपका प्लाज्मोडियम हो जाएगा। सबसे पहले ऐसे मिलाना है। ठीक है। अमियाबिसिस में आपका क्या हो जाएगा? तो अमियाबिसिस में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो सेकंड में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये आप देखिए, इसमें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आपका हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस में आपका क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर हो जाएगा। और हेजा में विब्रियो कोलोरी यहाँ पर हो जाएगा। तो डी आंसर आपका सही होगा। इसमें इधर से इधर मिलान करना है आपको। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है? तो HIV से प्रत्यक्ष संबंधित आपका कौन सा हो जाएगा? तो एलिसा टेस्ट जो होता है ये HIV से संबंधित है आपका, ये आप याद रखिएगा। एलिसा परीक्षण HIV का पता लगाने के लिए सीधे उपयोग में लिया जाता है। मीना माता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो मीना माता रोग का संबंध जो है ये किससे आपका हो जाएगा? तो ये आपका किससे हो जाएगा? पारे के प्रदूषण से हो जाएगा, HG प्रदूषण। ठीक है। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? तो पल्स पोलियो टीकाकरण जो है ये कब आरंभ आपका किया गया था? तो ये 1995 में आपका आरंभ किया गया था। ठीक है, पल्स पोलियो टीकाकरण। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो संक्रामक रोग की श्रेणी में कौन सा रोग आ जाएगा? यहाँ पर डिप्थीरिया आ जाएगा।
नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम बताइए। तो यहाँ पर कौन सी औषधि प्रयोग में ली जाती है? तो पैथिडीन आपकी प्रयोग में ली जाती है। कौन सी औषधि? पैथिडीन एक ऐसी औषधि है जिसका उपयोग नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, पैथिडीन। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो ये हम देख चुके हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1928 में की थी। ठीक है। डोट्स किसका लघु स्वरूप है? तो DOTS किसका लघु स्वरूप है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष प्रेक्षित उपचार लघुपथ। आगे देखिए, HIV के लिए प्रयुक्त है। तो HIV के लिए प्रयुक्त क्या हो जाएगा आपका? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। निमोनिया का रोगजनक है। तो निमोनिया का रोगजनक क्या हो जाएगा? जीवाणु यहां पर हो जाएगा। मलेरिया रोग होता है। तो मलेरिया रोग जो है ये किसके कारण भैया आपका होता है? तो ये आपका प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम के कारण होता है। निम्नलिखित जीवाणुओं में से मानव जाति के लिए लाभदायक है। तो मानव जाति के लिए लाभदायक कौन सा यहाँ पर आपका हो जाएगा? तो स्ट्रेप्टोकोकस यहाँ पर हो जाएगा। ए यहाँ पर आपका सही है। स्ट्रेप्टोकोकस कुछ प्रजातियों में मानव के लिए लाभदायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक असंक्रामक रोग है? तो असंक्रामक रोग की श्रेणी में कौन सा आ जाएगा? उच्च रक्तचाप आ जाएगा। एक मनुष्य में ये आपके 44+ एक्सो गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो वह किस रोग से ग्रसित है? टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है। ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के सिंड्रोम होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। यहां पर आपका क्या हो जाएगा? टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। याद रखना, टर्नर सिंड्रोम में मादा में एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है। HIV मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो HIV मुख्य रूप से किसे प्रभावित करेगा? तो ये सहायक T लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है। ठीक है। T लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो होती है ये इनको प्रभावित करता है। एम्पिसिलिन दवाई है। तो एम्पिसिलिन दवाई जो है ये किसकी आपकी हो जाएगी? तो बताइए भैया, एम्पिसिलिन दवाई जो है ये प्रतिजैविक दवाई आपकी हो जाएगी। ठीक है, बी यहाँ पर आपका सही है। एम्पिसिलिन जो है ये एक एंटीबायोटिक है आपकी। सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर सुमेलित करना है आपको। बताइए कौन सा आंसर आपका सही होगा? धोबी इच जो है ये आपका कवक हो जाएगा यहाँ पर। तो ए में आपका 4 होगा। मलेरिया में आपका क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ हो जाएगा। निमोनिया याद रखना जीवाणु जनित रोग है। और आपका जो मम्स होता है ये विषाणु जनित रोग है। तो ये याद रखना आप। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर अगर देखा जाए तो बी यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वंशानुगत रोग है? तो एक वंशानुगत रोग आपको बताना है, कौन सा यहाँ पर आपका हो जाएगा? तो सिकल सेल एनीमिया वंशानुगत रोग है। DOTS कार्यक्रम किस रोग से संबंधित है? तो ये किस रोग से आपका संबंधित हो जाएगा? तो ये तपेदिक यानी TB से आपका संबंधित है। ठीक है। टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है भैया? तो टाइफाइड बुखार जो होता है ये किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। मलेरिया का वाहक है। तो मलेरिया का वाहक कौन होता है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होता है ये मलेरिया का वाहक होता है। बी यहाँ पर सही है। बैक्टीरिया जनित संक्रामक रोग जिसका संक्रमण यौन संपर्क से होता है। तो बैक्टीरिया जनित संक्रामक रोग जिसका संक्रमण यौन संपर्क से होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक तो आपका गोनोरिया हो जाएगा और एक आपका सिफिलिस यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, सिफिलिस और गोनोरिया बैक्टीरिया जनित रोग है जो यौन संपर्क से फैलते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया बैक्टीरिया जनित रोग कौन से हैं जो कि आपके यौन संपर्क से फैलते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके 2, बी और सी हो जाएंगे। मलेरिया का लक्षण नहीं है। तो मलेरिया का लक्षण कौन सा नहीं है? तो ठंड लग सकती है, पसीना आएगा, तेज बुखार होगा, पक्षाघात यहाँ पर नहीं है। ठीक है। रेशम कीट का रोग है। तो रेशम कीट का रोग यहाँ पर कौन सा आपका हो जाएगा? तो रेशम कीट का रोग आपका पेब्रिन यहाँ पर हो जाएगा। पेब्रिन जो है ये रेशम कीट का रोग है। छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है। तो छोटी माता और रेबीज रोग का कारण क्या होता है? तो छोटी माता जो है ये तो आपकी वेरिसीला जोस्टर वायरस से होती है। ठीक है। और रेबीज जो है ये आपका RABA वायरस से होता है। तो ये दोनों वायरस वाले हो जाएंगे। ए यहाँ पर आपका सही है। संक्रामक रोग हैजा होने का कारण है। तो हैजा होने का जो कारण है वो क्या हो जाएगा? विब्रियो कोलेरी यहाँ पर हो जाएगा। पेनिसिलिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। तो ये किससे प्राप्त की जाती है? तो ये कवक से प्राप्त की जाती है। तो ये यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे लगभग 150+ सवाल मैंने आपको करवाए हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लगभग 200 सवाल जो है इस PDF में है जो कि आपको देखने को मिलेंगे। तो 50 क्वेश्चन जो है ये आप PDF से रीड आउट कर लेना। ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।